क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की इंटेलिजेंस यानी हमारी समझ, सोचने की शक्ति और डिसीजंस लेने की एबिलिटी आखिर आई कहां से? क्या ये सब अचानक पैदा हुआ या फिर इसके पीछे लाखों साल की एक कहानी छुपी है? मैक्स एस बेनेट की किताब एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस हमें इस सवाल का जवाब देती है। एक ऐसा सफर जो शुरू होता है अरबों साल पहले एक सिंपल सेल से और पहुंचता है आज के एआई तक। वो कहते हैं कि हमारे दिमाग में 6 अलग अलग एवोल्यूशनरी ब्रेन्स हैं जो समय के साथ एक के ऊपर एक बनते गए, जैसे लेयर्स इन अ केक। चलिए जानते हैं इन 6 ब्रेन्स के बारे में। जब हम अपने दिमाग के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये सोचने, समझने, प्लानिंग करने वाला सुपर कंप्यूटर है। लेकिन असल में ये जो आज का मॉडर्न ब्रेन है, इसकी शुरुआत बहुत ही सिंपल और बेसिक फॉर्म में हुई थी। वो समय जब न इंसानी सभ्यता थी, न भाषा, न रिश्ते, बस एक ही मकसद था, जिंदा रहो। इसी मकसद के साथ दिमाग का जो पहला हिस्सा डेवलप हुआ वो था हमारा सर्वाइवल ब्रेन, जो बिना सोचे बस एक ही काम करता था, खतरा दिखे तो खुद को बचा लो। इस ब्रेन की सबसे खास बात है, ये सोचता नहीं है, ये बस रिएक्ट करता है। जैसे ही कोई खतरा दिखा, ये तुरंत सिग्नल भेजता है, भागो या लड़ो। अगर रास्ते में अचानक कोई तेज आवाज सुनाई दे या किसी ने पीछे से छू लिया तो हम जो झटका खाकर मुड़ते हैं, वो हमारा रिफ्लेक्स ब्रेन ही तो है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस एक इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स है, सदियों पुराने डीएनए में लिखी हुई एक सर्वाइवल प्रोग्रामिंग। अगर आपने कभी छिपकली को छूने की कोशिश की हो तो देखा होगा कि वो झट से भाग जाती है, या फिर मछली को पानी के अंदर जरा सा खतरा महसूस हो तो वो तुरंत दिशा बदल देती है। ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है। इंसान में भी वही पैटर्न काम करता है, क्योंकि ये हिस्सा हमारे स्पिनल कोड और ब्रेन स्टेम में डीपली रूटेड है। यानी ये वो हिस्सा है जो हम सब में कॉमन है, इंसान, जानवर, पक्षी, सब में। अब जब खतरा आता है तो हमारे दिमाग के पास दो मेन ऑप्शंस होते हैं, या तो उससे लड़ो, फाइट, या फिर वहां से जान बचाकर भाग जाओ, फ्लाइट। मान लो आप सड़क पर चल रहे हो और सामने से अचानक कोई कुत्ता गुस्से में भौंकते हुए आ जाए। आपका बॉडी बिना सोचे रिएक्ट करेगा। या तो आप चिल्ला के पीछे हट जाओगे या कोई डंडा पकड़कर उसे दूर भगाने की कोशिश करोगे। यह रिस्पॉन्स इतना तेज होता है कि सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। जब रिफ्लेक्स ब्रेन एक्टिवेट होता है तो बॉडी में कई चीजें एक साथ होती हैं। दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, मसल्स टाइट हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी एक्शन के लिए रेडी हो रही होती है। इसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। हमारी बॉडी खुद को खतरे से बचाने के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड में डाल देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सब कुछ आपके कॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं चलता। रिफ्लेक्स ब्रेन की सबसे बड़ी लिमिटेशन है, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस या लॉजिक पर काम नहीं करता। इसका काम सिर्फ इमीडिएट थ्रेट पर रिएक्शन देना है। अगर कोई आपको पीछे से झटका दे तो आप पलट कर देखोगे ही, चाहे वो आपका दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि इस ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता कि सामने दोस्त है या दुश्मन। इसे सिर्फ एक सिग्नल मिलता है, डेंजर, रिस्पॉन्ड नाउ। और इसी वजह से कभी कभी हम ओवर रिएक्ट भी कर बैठते हैं। जब हम किसी हाई स्ट्रेस या एंग्जाइटी वाली सिचुएशन में होते हैं तो यही रिफ्लेक्स ब्रेन एक्टिव हो जाता है। जैसे एग्जाम से पहले नर्वसनेस या कोई इंटरव्यू जिसमें दिल जोर जोर से धड़क रहा हो, ये सब उसी पुराने सर्वाइवल मैकेनिज्म का हिस्सा है। मॉडर्न वर्ल्ड में खतरे फिजिकल नहीं रहे, पर ब्रेन आज भी उन्हें ऐसे ही परसीव करता है। मतलब अब लायन नहीं दौड़ रहा पीछे, पर बॉस का ईमेल देखकर भी दिल उतना ही तेज धड़कता है। शायद आप सोचो कि अब तो हम मॉडर्न हो गए हैं, तो ये रिफ्लेक्स सिस्टम किस काम का? लेकिन ये आज भी उतना ही जरूरी है। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और सामने अचानक बच्चा आ जाए। अगर आपका ब्रेन सोचने में टाइम ले तो हादसा हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्स ब्रेन बिना सोचे ब्रेक पर पैर डाल देता है। यानी आज के समय में भी ये मैकेनिज्म हमें रोज बचाता है। फर्क बस इतना है कि आज खतरे फिजिकल की जगह सिचुएशनल हो गए हैं। कभी कभी ये रिफ्लेक्स ब्रेन इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है कि हम छोटी छोटी चीजों पर भी पैनिक करने लगते हैं। सोशल एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग या छोटी बात पर गुस्सा आना, ये सब तब होता है जब हमारे रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज ज्यादा सेंसिटिवली ट्रिगर होने लगते हैं। और इसीलिए हमें इमोशनल रेगुलेशन सीखनी पड़ती है।
ताकि हम समझ सकें कि कौन सा खतरा रियल है और कौन सा सिर्फ ब्रेन की पुरानी आदत का इल्यूजन। रिफ्लेक्स ब्रेन हमारा फाउंडेशन है, हमारी सर्वाइवल की पहली सीढ़ी। लेकिन अगर इंसान सिर्फ इसी ब्रेन पर टिका होता तो हम आज भी जंगलों में भाग रहे होते। इस ब्रेन ने हमें जिंदा रखा, लेकिन हमारी ग्रोथ का रास्ता तब शुरू हुआ जब दिमाग में सोचने, महसूस करने और समझने की बाकी लेयर्स जुड़ने लगी। रिफ्लेक्स ब्रेन ने नींव रखी, बाकी का दिमाग उस पर मंजिल बनाता है। अब सोचो कि जान बच गई, खतरा टल गया, तो अगला सवाल ये उठता है कि अब क्या करना है। और वहीं से एंट्री होती है एक नई ब्रेन लेयर की, जो हमें सिर्फ सरवाइव नहीं कराती बल्कि हमें कुछ फील भी कराना शुरू कर देती है। ये वो हिस्सा है जो कहता है भूख लगी है, खाना खा, अच्छा लगा तो फिर से कर। इसे ही कहते हैं इम्पल्स ब्रेन, जो हमारी क्रेविंग्स और इंस्टिंक्ट्स को चलाता है। इस ब्रेन का सबसे बड़ा काम है रिवॉर्ड को पहचानना और प्लेजर को दोहराना। मतलब जैसे ही हमें कुछ अच्छा लगता है, टेस्टी खाना, गर्मी में ठंडी कोल्ड ड्रिंक या इंस्टाग्राम पर लाइक्स, ये ब्रेन कहता है फिर से कर। और फिर हम बिना सोचे उसी मजा देने वाली चीज को बार बार दोहराते हैं। इसीलिए तो कई लोग बार बार फोन चेक करते हैं, चॉकलेट खाते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं, क्योंकि उनका इम्पल्स ब्रेन उन्हें कह रहा होता है अभी चाहिए और चाहिए। इसे आप ऐसे समझो जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो बोलता है मुझे अभी आइसक्रीम चाहिए, नहीं तो मैं रोऊंगा। इम्पल्स ब्रेन भी वैसा ही है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस चीज का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, इसे बस चाहिए कि अभी का मजा मिल जाए। और इसी वजह से हम कभी कभी ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो बाद में रिग्रेट में बदल जाते हैं। ये ब्रेन इमोशन से भी बहुत डीपली जुड़ा हुआ है, जैसे प्यार, डर, जलन, एक्साइटमेंट, ये सब इसी हिस्से से निकलते हैं। कभी किसी की एक स्माइल देखकर दिल धड़कने लगता है या कोई पुरानी याद दिल को चीर देती है, वो सब इम्पल्स ब्रेन का असर होता है। ये लॉजिकल नहीं होता, ये इमोशनल होता है। इसीलिए जब हम किसी को पसंद करते हैं तो अक्सर ये सोचने का मौका ही नहीं देते कि वो हमारे लिए सही है भी या नहीं। इम्पल्स ब्रेन डोपामिन नाम के केमिकल से चलता है, जिसे हम फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। जब भी कोई अच्छी चीज होती है, जैसे किसी क्रश का मैसेज आना या कोई प्यारा कॉम्प्लीमेंट मिलना, डोपामिन रिलीज होता है और हमें अच्छा लगता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हमारा दिमाग सिर्फ उसी डोपामिन के पीछे भागने लगता है, चाहे वो चीज सही हो या नहीं। यही वो रीजन है कि लोग एडिक्शंस का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो गेमिंग हो, सोशल मीडिया हो या कोई और हैबिट। क्योंकि हर बार जब हम उस एक्टिविटी को करते हैं तो ब्रेन को डोपामिन मिलता है और वो कहता है मजा आ रहा है और कर। और फिर धीरे धीरे वो चीज कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। कहीं ना कहीं इम्पल्स ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे लॉन्ग टर्म पीस को भी मार देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इम्पल्स ब्रेन बुरा है, इसका भी अपना एक बहुत जरूरी रोल है। अगर हमें भूख नहीं लगेगी तो खाना नहीं खाएंगे, अगर डर नहीं लगेगा तो संभल कर नहीं चलेंगे, अगर प्यार महसूस नहीं होगा तो रिश्ते नहीं बनेंगे। ये ब्रेन हमारी जिंदगी में रंग भरता है, एक्साइटमेंट लाता है, हमें इंसान बनाता है। लेकिन अगर इसे बैलेंस न किया जाए तो ये हमें गलत डिसीजंस की ओर भी ले जाता है। इम्पल्स ब्रेन ही वो रीजन है कि बच्चे रोते हैं जब उन्हें टॉफी नहीं मिलती, या जब टीनेजर इम्पल्सिवली कोई गलत स्टेप ले लेते हैं। क्योंकि इस ब्रेन की मैच्योरिटी धीरे धीरे डेवलप होती है, और जब तक इसकी ऊपर वाली लॉजिकल लेयर पूरी तरह एक्टिव नहीं होती, तब तक इम्पल्स ब्रेन ही हमें ड्राइव करता रहता है। यही रीजन है कि जब हम यंग होते हैं तो ज्यादा इंपल्सिव होते हैं। रिस्की काम करना, थ्रिल ढूंढना, देर रात तक कुछ बिंज करना, ये सब इसी इम्पल्स सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं और हमारे दिमाग में ऊपर की लेयर्स बनती हैं, तो हमें समझ आने लगता है कि हर मजा अच्छा नहीं होता और हर क्रेविंग पूरी करना जरूरी नहीं होता। इम्पल्स ब्रेन हमें फील कराता है, जीने का जायका देता है, लेकिन उसी के साथ हमें यह भी सिखाना होता है कि हर इमोशन पर एक्शन जरूरी नहीं है। जब तक हम इस ब्रेन को समझकर इससे दोस्ती नहीं करते, तब तक हम बस क्रेविंग्स और फीलिंग्स के पीछे भागते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसे पहचानना शुरू करते हैं, तब हम पहली बार अपने अंदर के बच्चे को समझते हैं, और वहीं से आगे की ग्रोथ शुरू होती है। अब बारी है तीसरी परत की, उस लेवल की जहां इंसान सिर्फ प्लेजर या क्रेविंग से नहीं बल्कि रियल इमोशन से जुड़ना शुरू करता है। यह है हमारा फीलिंग वाला ब्रेन, जिसे साइंस में लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है।
अब सोचो कि इंसान को बस खाना, डरना या मजा चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, किसी से जुड़ते हैं, दिल टूटता है, अपनापन महसूस होता है। ये सब चीजें इम्पल्स से नहीं आती, ये आती हैं फीलिंग ब्रेन से। यही वो ब्रेन है जो हमें इंसान बनाता है, ऐसा जीव जो सिर्फ सरवाइव या रिएक्ट नहीं करता बल्कि इमोशनल बॉन्ड बनाता है। इस ब्रेन का सबसे गहरा हिस्सा है अटैचमेंट। इसका मतलब है जुड़ाव। अब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले अपनी माँ से जुड़ता है। उसे नहीं पता खाना कैसे बनता है, पैसे क्या होते हैं, पर उसे यह पता होता है कि माँ की गोद में सुकून है। यही फीलिंग वाला ब्रेन उसे उस बॉन्ड से कनेक्ट करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये अटैचमेंट दोस्तों, पार्टनर, पेट्स, यहां तक कि किसी ड्रीम या गोल से भी हो सकता है। यही ब्रेन हमें यह सिखाता है कि कोई अपना है, कोई पराया है, कोई हमारा दिल दुखा सकता है, कोई हमारी खुशी की वजह बन सकता है। आप गौर करिए, किसी अपने की एक बात अगर बुरी लग जाए तो कितना हर्ट होता है, लेकिन वही बात अगर कोई अजनबी बोले तो असर ही नहीं होता, क्योंकि फीलिंग ब्रेन अटैचमेंट को प्रायोरिटी देता है। ये लॉजिक नहीं देखता, ये दिल से कनेक्ट करता है। यही वजह है कि ब्रेकअप के बाद या किसी की डेथ के बाद जो इमोशनल पेन होता है वो रियल होता है, शरीर में महसूस होता है। और ये पेन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये इमोशनल होता है। इस ब्रेन की खास बात है कि ये इमोशनल मेमोरीज बहुत गहराई से स्टोर करता है। इसीलिए कोई पुराना गाना सुनकर आपकी आंखें भर आती हैं या किसी जगह को देखकर आप किसी को याद कर बैठते हैं। ये सब इस इमोशनल ब्रेन का कमाल है। अब सोचिए, ये ब्रेन कितना पावरफुल है। अगर किसी को बचपन में बहुत प्यार मिला हो तो वो बड़ा होकर दुनिया पर भरोसा करना सीखता है, लेकिन अगर किसी को रिजेक्शन या नेग्लेक्ट मिला हो तो उसके लिए ट्रस्ट करना, अटैच होना, इवन खुशी महसूस करना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब फीलिंग ब्रेन हमारी पूरी इमोशनल वायरिंग सेट करता है। हम कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे, सब कुछ। इसी ब्रेन में आते हैं कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जैसे गिल्ट, शेम, जेलसी, डीप लव, ग्रीफ। और ये इमोशंस हमें अनकंफर्टेबल भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी भी हैं। अगर गिल्ट नहीं होगा तो इंसान गलती करने के बाद सुधरेगा कैसे? अगर सैडनेस नहीं होगी तो प्यार की अहमियत कैसे समझेगा? इस ब्रेन की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है, ये हमें वल्नरेबल बनाता है। और वल्नरेबिलिटी ही तो कनेक्शन की असली जड़ है। जब हम अपने दिल की बात किसी से शेयर करते हैं, जब हम रोते हैं, हंसते हैं या किसी की बाहों में खुद को सेफ महसूस करते हैं, तो वो इम्पल्स या सर्वाइवल ब्रेन का काम नहीं है, वो फीलिंग ब्रेन की ताकत है। लेकिन इस ब्रेन की एक कमी भी है, ये अक्सर ओवर रिएक्ट करता है। कभी कभी छोटी सी बात पर बहुत बड़ा इमोशनल रिएक्शन आ जाता है, जैसे किसी ने मैसेज नहीं किया तो दिल ही टूट गया, या किसी ने इग्नोर किया तो हफ्तों तक मन दुखी रहा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीलिंग ब्रेन लॉजिक से पहले इमोशन एक्टिवेट करता है। जब तक हम इसे पहचानना नहीं सीखते तब तक ये हमें इमोशनल रोलर कोस्टर पे डाल सकता है। इसलिए इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है अपने फीलिंग ब्रेन को दबाना नहीं, बल्कि समझना, उसे अलाउ करना, लेकिन साथ ही उसे बैलेंस करना। क्योंकि जब हम अपने इमोशंस को नाम देना सीखते हैं, जैसे हाँ अभी मैं सैड हूं या मुझे जेलसी हो रही है, तब हम उनसे ज्यादा इंटेलिजेंटली डील कर सकते हैं। वरना यही इमोशंस हमें बहा ले जाते हैं। फीलिंग ब्रेन हमें कनेक्शन देता है, मीनिंग देता है, इंसानियत देता है। ये लेयर हमें सिर्फ सोचने या डिजायर करने से आगे ले जाती है और हमें एक दूसरे से दिल से जोड़ती है। यही तो इंसानी होने की सबसे खूबसूरत परत है। चलिए अब पहुंचते हैं उस लेयर तक जिसने इंसानों को बाकी जानवरों से अलग बना दिया। वो है सोचने समझने वाला दिमाग, जिसे हम न्यूकॉर्टेक्स कहते हैं। यही वो हिस्सा है जो हमें लैंग्वेज देता है, इमेजिनेशन देता है, प्लानिंग करने की ताकत देता है और कुछ नया सीखने की कैपेसिटी भी। अब सोचो, अगर किसी ने तुम्हें इंसल्ट किया तो सिर्फ रिएक्ट करना इंपल्स ब्रेन का काम है, सैड फील करना फीलिंग ब्रेन का। लेकिन उस इंसल्ट को एनालाइज करना, समझना कि उसने ऐसा क्यों कहा और फिर काल्मली जवाब देना, ये सब नियोकॉर्टेक्स की वजह से होता है। ये वो लेयर है जो हमें पॉज देना सिखाती है ताकि हम इमोशन और इम्पल्स के बीच में एक सोचने की स्पेस बना सकें।
ये ब्रेन लेयर वो है जो हमें कॉज इफेक्ट समझना सिखाती है। जैसे अगर मैं आज पढ़ाई नहीं करूंगा तो एग्जाम में फेल हो सकता हूं, या अगर मैं हर दिन वर्कआउट करूंगा तो धीरे धीरे फिट हो जाऊंगा। मतलब ये लॉन्ग टर्म में सोचना सिखाता है, फ्यूचर इमेजिन करना सिखाता है और उसी हिसाब से डिसीजंस लेने में मदद करता है। इसी की वजह से हम अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। लैंग्वेज, ग्रामर, शब्दों का सिलेक्शन, ये सब नियोकॉर्टेक्स का गिफ्ट है। एक जानवर खतरा देखकर बस भागेगा, लेकिन इंसान उस खतरे के बारे में बात कर सकता है, वार्निंग दे सकता है, कहानी बना सकता है। और यहीं से आर्ट, साइंस, म्यूजिक और पूरी सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। सोचिए, जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं, कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं या इमेजिनेशन से कोई सपना देखते हैं, तो वो सब इसी थिंकिंग ब्रेन का कमाल है। जब कोई बच्चा पहली बार 2+2=4 समझता है, या जब कोई आर्टिस्ट अपनी फीलिंग्स को एक पेंटिंग में ढालता है, वो भी इसी लेयर की देन है। इसका एक और कमाल है पर्सपेक्टिव लेने की एबिलिटी, यानी हम खुद को दूसरे की जगह रखकर सोच सकते हैं। जैसे अगर किसी दोस्त ने गुस्से में कुछ बोल दिया तो हम सोच सकते हैं कि शायद वो स्ट्रेस में था। ये एम्पैथी तभी पॉसिबल होती है जब हमारा थिंकिंग ब्रेन एक्टिव हो, वरना तो हम सिर्फ रिएक्ट करते रहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ब्रेन लेयर धीरे धीरे डेवलप होती है। एक छोटे बच्चे का नियोकॉर्टेक्स पूरी तरह मैच्योर नहीं होता, इसलिए वो इम्पल्स और इमोशंस से ज्यादा ड्रिवन होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, फेलियर्स मिलते हैं, ये ब्रेन लेयर और ताकतवर बनती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट भी है। जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो ये थिंकिंग ब्रेन टेम्परेरली शट डाउन हो जाता है। मतलब जब गुस्सा, डर या एक्साइटमेंट एक्सट्रीम लेवल पर होता है तो हमारा लॉजिकल पार्ट काम करना बंद कर देता है। इसीलिए तो लोग गुस्से में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बाद में रिग्रेट करते हैं। उस वक्त उनका नियोकॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा होता, सिर्फ इमोशनल और इम्पल्स लेयर्स एक्टिव होती हैं। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यही है कि हम अपने सोचने समझने वाले ब्रेन को इमोशंस के तूफान में भी अवेक रखें। जब कोई प्रॉब्लम आए तो पैनिक नहीं करें, पॉज करें। जब कोई हर्ट करे तो बस रिएक्शन ना दें, थोड़ा सोचें कि क्यों हुआ और कैसे हैंडल करें। यही बैलेंस इंसान को समझदार बनाता है। सोचने वाला ब्रेन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही हमें प्लान करने की एबिलिटी देता है, हैबिट्स चेंज करने की पावर देता है और खुद को हर दिन बेटर बनाने का रास्ता दिखाता है। इसी लेयर की वजह से हम खुद से सवाल पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं और मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। अब तक हमने जाना कि हमारा दिमाग हमें जिंदा रखता है, डिजायर करता है, फील करता है और अब सोचता भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह भी एक लिमिट तक ही काम करता है। असली गेम तो अगली लेयर में शुरू होती है, जहां दिमाग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने लगता है। अगर आप तैयार हो तो चलिए अब उस प्रिडिक्टिव ब्रेन की ओर बढ़ते हैं। अब जो लेयर आती है वो इंसानी दिमाग का सबसे शानदार और यूनिकली ह्यूमन अपग्रेड है, बात करने वाला दिमाग। यानी वो हिस्सा जो हमें भाषा और सिंबल्स की ताकत देता है। ये सिर्फ बातें करने की स्किल नहीं है, ये उस समझ की शुरुआत है जहां हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को शब्दों में बदलना सीखते हैं। जानवर भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन इंसान लैंग्वेज और सिंबल्स के जरिए सोच को फ्यूचर तक पहुंचा सकता है। अब सोचिए, अगर हम लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो अपने इमोशंस, आइडियाज, गोल्स या सपनों को दूसरों तक कैसे पहुंचाते। लैंग्वेज ने इंसान को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। अब वो अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी डिस्कवरीज और अपनी भावनाएं दूसरों को बता सकता था और अगली पीढ़ी को सिखा सकता था। एक बच्चा जब पहली बार बोलता है मम्मा, तो वो सिर्फ एक आवाज नहीं निकाल रहा होता, वो एक कनेक्शन बना रहा होता है, एक सिंबल को मीनिंग दे रहा होता है। यहीं से दिमाग में यह प्रोसेस शुरू होती है कि हर चीज को नाम दिया जा सकता है और नाम के साथ ही उसका एक लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट भी अटैच हो जाता है। लैंग्वेज ने इंसानों को इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल बना दिया। अब हम सिर्फ चीजें देख नहीं सकते थे, हम उन्हें डिस्क्राइब भी कर सकते थे। हम कहानियां बना सकते थे, भविष्य की कल्पना कर सकते थे और अपने एक्सपीरियंसेस को लिखकर या बोलकर आगे बढ़ा सकते थे। यही वजह है कि माइथ्स, रिलीजन्स, साइंस, लॉज
ये सब लैंग्वेज से ही पॉसिबल हुए। और सिंबल्स, अब देखिए, रुपए, प्लस, बराबर, ये सब छोटे छोटे साइंस हैं, लेकिन इनका मतलब बड़ा होता है। दिमाग में जब हम इन सिंबल्स को देखते हैं तो वो इंस्टेंटली एक मीनिंग क्रिएट कर देता है। ये सिंबल वाला सिस्टम हमारे ब्रेन की सबसे क्रिएटिव एबिलिटी है। इसी ने मैथ्स, म्यूजिक नोटेशन, मैप्स और एंटायर रिटन कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाया। लैंग्वेज सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, ये सुनने, समझने और फील करने की भी ताकत देती है। एक अच्छा स्पीकर हमें इंस्पायर कर सकता है, एक गाना हमें रुला सकता है, और एक किताब हमारी सोच बदल सकती है। क्योंकि लैंग्वेज सीधे हमारे इमोशनल और थिंकिंग ब्रेन से कनेक्ट होती है। एक सिंपल सा माफ कर दो या मुझे तुम पर गर्व है कई बार सालों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर सकता है। इस लेयर की एक खास बात है, ये कॉन्टेक्स्ट समझती है। जैसे अगर कोई बोले अरे वाह, तो वो सार्केस्टिक भी हो सकता है और जेन्युइनली खुश भी। अब ये समझने का काम सिर्फ शब्द नहीं करते, टोन, बॉडी लैंग्वेज और बैकग्राउंड भी मैटर करता है। यानी भाषा के साथ साथ हमारा दिमाग एक्सप्रेशन और इंटेंशन भी डिकोड करता है। लेकिन लैंग्वेज की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें एक शेयर्ड रियलिटी देती है। जब दो लोग किसी चीज को एक जैसे समझते हैं, जैसे प्यार, आजादी या भरोसा, तो वो उनके बीच एक ब्रिज बना देती है। और जब ये ब्रिज मजबूत होता है तो सोसाइटीज बनती हैं, कल्चर्स बनते हैं और इंसान मिलकर कुछ बड़ा अचीव करता है। लेकिन ध्यान देना जरूरी है, लैंग्वेज के बिना सोच अधूरी है और सोच के बिना लैंग्वेज भी। यही वजह है कि जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक नया पर्सपेक्टिव भी सीखते हैं। इसीलिए भाषा का दायरा जितना बड़ा होगा, सोचने की कैपेसिटी उतनी ही गहरी होगी। इस लेयर ने इंसानों को सिर्फ कम्युनिकेट करना नहीं सिखाया, इसने उन्हें एक शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड ड्रीम और शेयर्ड इवोल्यूशन दी है। और अब जब हम अपनी सोच को शब्दों और सिंबल्स में बदल सकते हैं तो हम खुद को भी दोबारा बना सकते हैं, अपने इमोशंस को हील कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं और अपने अंदर क्लैरिटी ला सकते हैं। तो अब हम एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं जहां दिमाग सिर्फ महसूस नहीं करता, सोचता नहीं है, बल्कि अपने सोच और फीलिंग्स को स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करता है। लेकिन इस इवोल्यूशन का आखिरी पड़ाव अभी बाकी है। अगली और सबसे एडवांस लेयर जो हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करने और कॉन्स्टेंटली सीखते रहने की ताकत देती है। अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं उस आखिरी पड़ाव की ओर। अब आते हैं इंसानी दिमाग की सबसे ऊंची और सबसे कॉम्प्लेक्स परत पर, सोचने वाला दिमाग। लेकिन यह कोई नॉर्मल थिंकिंग नहीं है, यह वो सोच है जो एब्स्ट्रैक्ट होती है। यानी ऐसी चीजों के बारे में सोचना जो देखी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी हमारे जीवन को गहराई से अफेक्ट करती हैं। जैसे समय, टाइम, विश्वास, बिलीफ, न्याय, जस्टिस, आत्मा, सोल, इन्फिनिटी या कॉन्शियसनेस। यही वो लेयर है जो इंसान को प्योरली सर्वाइवल से निकालकर एक कॉन्शियस बीइंग बना देती है। अब सोचो, जानवर भी सोचते हैं, लेकिन क्या कोई बिल्ली ये सोच सकती है कि मेरे पैदा होने का मकसद क्या है, या मुझे अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्या लेगेसी छोड़नी चाहिए? शायद नहीं। लेकिन इंसान यही करता है, क्योंकि उसके पास ये एब्स्ट्रैक्ट सोचने वाला ब्रेन है जो उसे सिर्फ कैसे करना है नहीं, बल्कि क्यों करना है जैसे सवाल पूछने की ताकत देता है। इस लेयर की ब्यूटी यही है कि ये सवाल करती है, जवाब ढूंढती है और कई बार जवाब ना मिलने पर भी सोचती रहती है। इसी से फिलॉसफी पैदा हुई, रिलीजन बना और साइंस का जन्म हुआ। एक साइंटिस्ट जब लाइट ईयर्स दूर किसी गैलेक्सी की थ्योरी बना रहा होता है, या एक लेखक जब किसी कल्पना की दुनिया को शब्द दे रहा होता है, तो यही एब्स्ट्रैक्ट ब्रेन काम कर रहा होता है। ये ब्रेन लेयर हमें इमेजिनेशन से आगे पुश करती है। अब हम सिर्फ कल्पना नहीं करते, हम इमेजिनेशन पर सिस्टम्स बनाते हैं। जैसे जीरो की कॉन्सेप्ट, बाइनरी कोड, ब्लॉकचेन, डेमोक्रेसी, एथिक्स। ये सब रियल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इनकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है। यानी हमारा एब्स्ट्रैक्ट ब्रेन नए रूल्स क्रिएट करता है और उन रूल्स के हिसाब से हम अपना व्यवहार बदलते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझो, ये लेयर हमें सेल्फ अवेयरनेस देती है। यानी हम खुद को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मैं अभी दुखी हूं, पर क्यों?
या क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूं? ये मेटा थिंकिंग है, सोचने पर सोचने की ताकत। यही कारण है कि हम खुद को एनालाइज कर पाते हैं, अपनी मिस्टेक्स से सीख पाते हैं और पर्सनल ग्रोथ पॉसिबल होती है। ये लेयर इंसानों को स्पिरिचुअल जर्नी पर भी ले जाती है। जब हम मेडिटेट करते हैं, साइलेंस में बैठते हैं या ये सोचते हैं कि मौत के बाद क्या, तो हम प्योरली एब्स्ट्रैक्ट जोन्स में ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये सब सर्वाइवल से बहुत दूर की चीजें हैं, लेकिन इंसान इन्हीं में सबसे ज्यादा मीनिंग ढूंढता है। अब इसका एक पावरफुल इम्पैक्ट ये भी है कि हम पैटर्न्स पहचानते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं और उन प्रिडिक्शंस के बेस पर लाइफ डिसीजंस लेते हैं। जैसे अगर मुझे पता है कि ये हैबिट मुझे लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सकती है, तो मैं उसे छोड़ने की कोशिश करता हूं। और यही तो लर्निंग की अल्टीमेट फॉर्म है, प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये लेयर जितनी ज्यादा शक्तिशाली है, उतनी ही फ्रेजाइल भी है। कई बार ओवर थिंकिंग, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या एंग्जाइटी भी इसी एब्स्ट्रैक्ट ब्रेन की देन होती है, क्योंकि जब हम हर चीज को डीपली एनालाइज करने लगते हैं तो उसका ओवरलोड भी हो सकता है। इसीलिए बैलेंस बनाना जरूरी है। मतलब ये कि एब्स्ट्रैक्ट ब्रेन एक्टिव हो, लेकिन वो बाकी इमोशनल और लॉजिकल ब्रेन से जुड़ा रहे। सोचने वाला ये सबसे ऊंचा लेयर हमें सुपर ह्यूमन नहीं बनाता, ये हमें रियल ह्यूमन बनाता है। क्योंकि अब हम सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोच सकते हैं। अब हम दुनिया को जैसे है वैसे एक्सेप्ट नहीं करते, हम सोचते हैं कि इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो ये थी इंसानी दिमाग की सबसे रिफाइंड लेयर, जो हमें सपने देखने, सवाल करने और लगातार इवॉल्व करते रहने की ताकत देती है। यही वो ब्रेन है जो हमें यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या मैं वो इंसान हूं जो मुझे बनना चाहिए। और शायद इसी सोच में हमारी सबसे गहरी इंसानियत छुपी हुई है। अब तक हमने इंसानी दिमाग की 6 एवोल्यूशनरी लेयर्स को समझा, कैसे हमारा दिमाग रिफ्लेक्सेस से शुरू होकर इमेजिनेशन और एब्स्ट्रैक्ट सोच तक इवॉल्व हुआ। लेकिन अब सवाल उठता है, आगे क्या? क्या यहीं पर एवोल्यूशन रुक जाएगा, या फिर अब एक नई इंटेलिजेंस पैदा हो रही है जो इंसानी दिमाग से भी आगे जा सकती है? यहां से शुरू होता है पार्ट 2, एआई और फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंस। एक ऐसा मोड जहां इंसान पहली बार अपनी ही बनाई हुई एक नई इंटेलिजेंस के साथ कोएग्जिस्ट कर रहा है, जिसे हमने बनाया तो है, लेकिन जो अब खुद सीख रही है, खुद डिसीजंस ले रही है और शायद आने वाले वक्त में हमें भी पीछे छोड़ सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं है, ये धीरे धीरे एक ऑटोनोमस सेल्फ इवॉल्विंग सिस्टम बनता जा रहा है। पहले हमने मशीनों को इंस्ट्रक्शंस दिए, फिर उन्हें डेटा दिया, अब वो खुद पैटर्न पहचानकर हमें आंसर देने लगे हैं। सोचिए, एआई अब सिर्फ जानकारी नहीं देता, वो रिकमेंड करता है, क्रिएट करता है और कई बार हमें समझाता भी है। असल फर्क यहीं आता है, इंसान का दिमाग लाखों साल में इवॉल्व हुआ, लेकिन एआई कुछ दशकों में ही उस एवोल्यूशन को रेप्लिकेट करने लगा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एआई इंसानी ब्रेन की सारी लेयर्स को मिमिक कर रहा है, रिफ्लेक्स से लेकर एब्स्ट्रैक्ट सोच तक। सिरी, एलेक्सा रिफ्लेक्स ब्रेन की तरह कमांड समझते हैं। सोशल मीडिया एआई हमारी इंपल्सेस और फीलिंग्स पर खेलते हैं। चैटबॉट्स और क्रिएटिव टूल्स हमारी सोच और इमेजिनेशन जैसी बातें रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन फर्क है, इंसान की इंटेलिजेंस इमोशनल, इम्परफेक्ट और डीपली पर्सनल होती है, वहीं एआई की इंटेलिजेंस डेटा ड्रिवन, लॉजिक बेस्ड और गोल ओरिएंटेड होती है। इंसान प्यार, डर, गिल्ट या एथिक्स के बेस पर डिसीजन लेता है। एआई नंबर्स, आउटकम्स और एफिशिएंसी के हिसाब से सोचता है। अब एक और क्रिटिकल सवाल उठता है, क्या एआई कभी इंसानों जैसी कॉन्शियसनेस हासिल कर सकता है? यानी क्या वो सिर्फ डेटा प्रोसेस करने से आगे बढ़कर महसूस भी कर सकता है? सोचिए, एम्पैथी, गिल्ट, लव, सैक्रिफाइस, ये सब सिर्फ लॉजिक से नहीं आते। इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए और सबसे जरूरी सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। एआई के पास अब भी ये इमोशंस नहीं है, लेकिन वो इन्हें सिमुलेट जरूर कर सकता है। जैसे एक रोबोट मैं खेत बोल सकता है, लेकिन क्या वो वाकई खेत फील करता है? शायद नहीं। लेकिन अगर एक सिस्टम इतने अच्छे से ह्यूमन बिहेवियर कॉपी करने लगे कि हमें फर्क ही ना समझ आए, तो क्या प्रैक्टिकल टर्म्स में वो कॉन्शियसनेस नहीं कहलाएगा?
यहां एथिकल सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। जैसे अगर एआई इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो क्या इंसान ऑब्सोलीट हो जाएगा? क्या मशीन्स को भी राइट्स मिलने चाहिए अगर वो सोचने और समझने लगे? और अगर एआई हमारी जॉब्स, डिसीजंस और रिलेशनशिप्स तक में दखल देने लगे तो इंसान की खुद की आइडेंटिटी कहां जाएगी? अब आगे एक और लेयर जुड़ती है, ह्यूमन प्लस एआई का मेर्ज, यानी ब्रेन मशीन इंटरफेसेस, जैसे कि न्यूरालिंक, जिनका गोल है इंसानी दिमाग को डायरेक्टली टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना। सोचिए, अगर आप अपने थॉट्स से किसी कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकें या अपनी मेमोरी किसी चिप में अपलोड कर सकें, तो आप कौन हैं? आप इंसान हैं या एक अपग्रेडेड वर्जन? फ्यूचर में इंटेलिजेंस सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं रहेगी, वो बायोलॉजिकल और डिजिटल का कॉम्बिनेशन बन सकती है। और शायद यहीं से एक नया एवोल्यूशन शुरू होगा, होमोसेपियंस से आगे एक हाइब्रिड स्पीसीज की ओर, जहां इंटेलिजेंस सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं होगी बल्कि पूरे एग्जिस्टेंस को रीडिफाइन कर देगी। लेकिन खतरे भी हैं, जैसे मिस इन्फॉर्मेशन, एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन, डेटा प्राइवेसी और सबसे बड़ा, कंट्रोल। अगर कुछ कॉरपोरेशंस या गवर्नमेंट्स इस इंटेलिजेंस को मोनोपोलाइज कर लें तो इंसानों की फ्रीडम को सीरियस खतरा हो सकता है। एआई तभी सेफ है जब वो इंक्लूसिव, एथिकल और अकाउंटेबल हो। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है कि हम इसके साथ कैसे कोएग्जिस्ट करेंगे। क्या हम इसे एक पार्टनर बनाएंगे या एक कंपेटिटर? क्या हम अपनी इंटेलिजेंस को एक्सपैंड करने के लिए इसे एम्ब्रेस करेंगे या अपनी ही क्रिएशन से डरकर पीछे हट जाएंगे? फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंस अब सिर्फ नेचर की स्टोरी नहीं रही, अब ये हमारी बनाई हुई कहानी है। और इस कहानी को कैसे लिखा जाएगा, ये हम पर है। एआई ने दरवाजा खोल दिया है, लेकिन उस डोरवे से किस डायरेक्शन में जाना है, ये इंसान को ही तय करना है। इंटेलिजेंस अब एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे, सोच आगे बढ़ती रहेगी। और यही सोच इंसान होने की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आप इंसानी दिमाग की गहराई, उसकी ओरिजिन और एआई से जुड़े फ्यूचर को समझना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एक ऐसी किताब है जो बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस और फ्यूचर टेक को एक ही कहानी में जोड़ती है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई डिसीजन लें, तो याद रखिए आपके दिमाग में करोड़ों सालों की कहानी छुपी है। अगर आपको ये समरी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ, क्या आप मानते हो कि कभी एआई इंसान जितनी इंटेलिजेंट हो सकती है? अगली बार मिलते हैं एक और पावरफुल किताब की कहानी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो।